एक ऐसा आइलैंड जहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते, ना समंदर उन्हें लौटने देता है और ना ही उनकी लाशें कभी मिलती है। जापान के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को एक ऐसा मिशन दिया जाता है जहाँ से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। या तो वो इस आइलैंड पर अमृत ढूंढ कर लाएंगे या तो अपनी मौत का इंतजार करेंगे। और उसमें से एक था गावी मारू, जिसे लोग कहते थे द हॉलो। गावी मारू एक ऐसा असासिन है जिसे बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, या तो मारो या तो मर जाओ। फीलिंग्स उसके लिए एक कमज़ोरी बनेगी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मारने में गुजारी है और इसी वजह से लोग उसे सबसे खतरनाक शिनोबी के नाम से ही जानने लग गए। लेकिन सच ये है, कामिमारू के अंदर भी फीलिंग्स है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं और वो भी सब कुछ फील कर सकता है। वो बस उन्हें दबा रहा है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था अपनी वाइफ के साथ, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन जब वो अपनी इस ज़िंदगी से भागने की कोशिश करता है तो उसे शोगुनेट के लोग पकड़ लेते हैं। पुराने ज़माने में किंग को शोगुनेट कहा जाता था, तो इसीलिए मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। और उसे दी जाती है मौत की सज़ा। उसे मारने की कोशिश की जाती है तलवार से, आग से, हर पॉसिबल तरीके से, और गाय वगैरह से खिंचवाया जाता है। लेकिन कुछ अजीब होता है, वो मर ही नहीं रहा था, जैसे मौत भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, या शायद वो खुद मरना नहीं चाहता था। तब एंट्री करती है हमारी एक और साइड कैरेक्टर, एक वन ऑफ द लीडिंग साइड कैरेक्टर, सागिरी, एक एग्जीक्यूशनर, लेकिन बाकी सबसे अलग। वो गावीमारू को सिर्फ क्रिमिनल जैसा नहीं देखती, वो समझ जाती है कि गावीमारू मरना नहीं चाह रहा। वो समझ जाती है गावीमारू मरना नहीं चाहता, वो बस जीने की वजह भूल चुका है। सागिरी उसे कहती है, तुम इमॉर्टल नहीं हो, तुम सिर्फ मरने का रीज़न ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हें जीने का रीज़न चाहिए। और यहीं से गावीमारू की असली कहानी शुरू होती है। उसे एक मौका दिया जाता है, एक मिस्टीरियस आइलैंड जहाँ एलिक्सर ऑफ लाइफ होने की बात कही जाती है। अगर गावीमारू वहाँ से वो अमृत लेकर आता है तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी और वो अपनी वाइफ के पास जा सकता है। पहली बार गावीमारू के पास एक जीने की वजह होती है। इस मिशन के लिए सिर्फ गावीमारू ही नहीं बल्कि जापान से खतरनाक क्रिमिनल्स को चुना जाता है और हर एक के साथ एक एग्जीक्यूशनर असाइन किया जाता है। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो वो वहीं पे मारा जाए। ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है, ये एक सुसाइड मिशन है। जब ये सब लोग आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब भी उन्हें नहीं पता होता उनका सामना किस चीज़ से होने वाला है। और फिर वो आइलैंड फाइनली नज़र आता है, एक खूबसूरत जगह, लेकिन कुछ अजीब, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। जैसे ही वो आइलैंड पर कदम रखते हैं सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर की बात थी, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक लोग गायब होने लग जाते हैं और जब मिलते हैं वो इंसान नहीं रहे, उनके शरीर फूल और पौधों में बदल चुके होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही नेचर का हिस्सा बना दिया हो। अब सबको समझ आ जाता है ये आइलैंड नॉर्मल नहीं है, ये एक नाइटमेयर है। और फिर गावीमारू एक क्रिमिनल को फेस करता है जो कि अपने एग्जीक्यूशनर से छूटा हुआ था। उसके एग्जीक्यूशनर ने उसे जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि अगर वो जल्दी से मर जाए, अगर वो क्रिमिनल मर जाता है तो उसका एग्जीक्यूशनर वापस जा सकता है उस आइलैंड को छोड़कर। तो इसीलिए उसने खुला छोड़ दिया था उस क्रिमिनल को। इसी सब के बीच गावीमारू ये डिसाइड करता है कि उसे सागिरी के अंडर काम नहीं करना। वो सागिरी को हराने का सोचता है और उससे लड़ाई चालू कर देता है और उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और गावीमारू इजीली डोमिनेट कर देता है। और जब वो उसे मारने का सोच ही रहा होता है तभी उसे पीछे से एक अलग ही आवाज़ आती है, जो कि असल में उसकी वाइफ का एक इल्यूजन था। उसने उसे खुद के मन में बनाया था और वो पुरानी बातें याद करता है और वो सागिरी को नहीं मारता और फिर से उसके साथ काम करने लग जाता है। गावीमारू और सागिरी साथ रहने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि अब सर्वाइवल अकेले पॉसिबल नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनका सामना होता है अजीबोगरीब क्रीचर्स से, ना पूरी तरह इंसान ना पूरी तरह मॉन्स्टर। हर स्टेप के साथ डेंजर बढ़ता जा रहा था और हर सेकंड उनकी
उनकी ज़िंदगी का लास्ट सेकंड हो सकता था। तो क्या गाबीमारू इस आइलैंड से ज़िंदा वापस जा पाएगा, या फिर वो भी बाकी सारी चीज़ों की तरह इस आइलैंड का हिस्सा बन जाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि अभी कहानी और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है।